चलो बच्चों, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने पुष्पीय पादपों में जनन पढ़ा था और उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मैंने कहा था कि कार्पल होगा या जायांग होगा, या उसको कह सकते हैं कि गाइनेशियम या फिर जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। ये जो है वहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और अगर बच्चों इसकी एक इकाई देखा जाए तो इकाई क्या होती है? अंडक होती है, जो कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय में विभक्त होती है। यहाँ पे आपने उस स्ट्रक्चर को पढ़ा था और इसके बेसिस पे मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जहाँ पर ये दोनों जननांग एक ही में हो, और कहीं पर ऐसे भी होता है कि दोनों जननांग बिल्कुल अलग अलग हो। बच्चों, इसमें अंडप के बेसिस पे मैंने कहा था कि अंडप अगर एक होगा तो हम लोग कहते हैं एकांडपी। लेकिन अगर अंडप जो है वो एक से ज्यादा हो, द्विअंडपी हो, त्रिअंडपी हो, जिसे कहते हैं बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, टेट्रा और पेंट्राकार्पेलरी, इन सबको हम लोगों ने एक साथ जो है बहुअंडपी में रखा। ठीक, तो इसमें दो कंडीशंस बनती है, क्या सारे के सारे अंडप संलयित है, क्या सारे के सारे अंडप एक दूसरे से पृथक हैं। अगर ये संलयित है बच्चों तो इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं सिनकार्पस, या इसको कहते हैं युक्तांडपी। और अगर सारे कार्पल्स फ्री हैं तो इनको कहते हैं वियुक्तांडपी, या इसको एपोकार्पस कंडीशन। और एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोर कॉमन कंडीशंस होती है कि ज्यादातर अगर अंडपों की संख्या ज्यादा है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर अंडपों की संख्या ज्यादा है तो सब आपस में क्या होते हैं? संलयित होते हैं। लेकिन अगर अंडप एक दूसरे से पृथक हैं तो उस स्थिति में बहुत कम ही आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे मैंने कहा था, इसमें आप देखिएगा माइकेलिया का उदाहरण आएगा। दूसरा उदाहरण बच्चों इसमें आता है रोज है, लोटस है, या कस्टर्ड एप्पल, या सीताफल या शरीफा बोलते हैं उसको। ये सारे एग्जाम्पल आएंगे। लेकिन जहां पर संलयित है, मैंने कहा था चाहे आप क्रूसीफेरी पढ़ें, चाहे मालवेसी पढ़ें, चाहे कुकुरबिटेसी पढ़ें, या आप लोगों की ग्रुप में भी जो सोलेनेसी लिलिएसी है, ये सब बच्चों क्या है? युक्तांडपी है, एक से ज्यादा अंडप है। ठीक है, चलिए इसमें आपने अंडप की संरचना बनाई थी। इसके अलावा आपने जो है यहाँ पर बनाया था ओव्यूल की संरचना या बीजांड की संरचना, जो कि निषेचन के पश्चात बनाता है बीज। तो बीजांड की संरचना बच्चों हम लोगों ने देखा, बीजांड ही परिपक्व होके या निषेचित होकर के क्या बनाएगा, या निषेचन के पश्चात क्या बनाएगा? ये बीज बनाता है। क्लियर बच्चों? चलिए आज हम लोग इसमें बात करते हैं बीजांड के अलग अलग प्रकार। थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट रिवीजन कराती हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से मेरी बात सुने। चलिए, तो इसमें बच्चों बीजांड में अगर आप देखोगे तो आपने बीजांड में पढ़ा था बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, दो अध्यावरण है ना। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? निषेचन के पश्चात सीड कोट। ये आगे पढ़ेंगे भी आप। तो सीड कोट मैंने कहा था ना, जैसे सीड कोट द्विपरती होती। कैसे मालूम भाई? दो परत होती है, सीधी सी बात है यार। चने का बीज है, उसको पानी में भिगा दो, अब उसके छिलके को अलग करो, देखो बाहर डार्क ब्राउन है, अंदर की ओर क्या है? थोड़ा ग्रेइश ब्राउन है ना। तो अंदर वाला क्या हो गया? अंदर अध्यावरण का बना हुआ है, और जो बाहर वाला है वो बाह्य अध्यावरण का बना है। ठीक, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? बीजावरण बना रहे हैं, या बीज चोल, बीज को कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब बात करते हैं बच्चों की ये बीजांड कितने प्रकार का हो सकता है। अब आती है बात कि क्या बीजांड के प्रकार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बीजांड का प्रकार किस आधार पर देखा जाए। तो बच्चों आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि बीजांड का जो आधार है वो उसकी स्थिति के आधार पर है। अगर बीजांड बिल्कुल सीधा साधा अच्छे बच्चों की तरह सीधा खड़ा है तब तो इसको आप कह दो ये रिजु प्रकार का है या ऑर्थोट्रोपस है, और सबसे सरलतम है बेचारा सीधा साधा खड़ा हुआ है, तो ये सरलतम हो गया ना, और ये रिजु प्रकार कहलाता है, या इसको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। ठीक, अब सोचो जहां सबसे पहले बीज का विकास हुआ हो, किस में हुआ था बच्चों? आपने 11th में पढ़ा है बीज का विकास सबसे पहले जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजियों में हुआ था। अनावृत बीजी का मतलब ही बीज आवृत नहीं है फलों द्वारा। ठीक, तो वो सीधा है जिम्नोस्पर्म में ऐसा है। और एस्टेरेसी कुल के मेंबर भी हैं जहां पर इस तरह का बीजांड होगा। लेकिन अगर यही बीजांड बच्चों 180 डिग्री पे पूरा मुड़ जाए, है ना, इस तरह से कि जो बीज का स्टार्टिंग मतलब सबसे क्या कहते हैं शीर्ष वाला भाग है, जिसे हम यहाँ कहते हैं बीजांड द्वार। तो अगर कोई भी बीजांड, आप ऐसे मान लो कि कोई भी बीजांड है 180 डिग्री सीधा था, 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री 180 डिग्री पे मुड़ गया, इस तरह से मुड़ गया कि इसका बीजांड द्वार ये ठीक इसके किसके नाभिका के पास आ जाए, तो इसको हम लोग बच्चों कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। और आपको जान करके ये बहुत आश्चर्य होगा कि 82% कुलों में, फैमिलीज में या एंजियोस्पर्म में इसी तरह का जो है ओव्यूल या बीजांड पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो दो बीजांड के प्रकार हो गए। अभी अगला मैं बताऊंगी, पहले आप इसको नोट करिए थोड़ा सा। तो पहली हेडिंग हम लोगों ने जो बच्चों यहाँ डाल के छोड़ा था वो बीजांड के प्रकार है। चलिए तो इसमें देखते हैं बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार,
चलिए, तो इसमें बीजांड के प्रकार में बच्चों मैंने कहा था सबसे पहला जो बीजांड के प्रकार में आएगा वो है यहाँ ऑर्थोट्रोपस या रिजु प्रकार का। चलिए, तो इसमें जो है सबसे पहले लेते हैं ऑर्थोट्रोपस। नंबर 1 ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस बच्चों इसे कहते हैं रिजु प्रकार का। वैसे अगर आप इसकी इंग्लिश में ही नेम पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एनसीईआरटी की हिंदी बहुत अजीब है, जो आप डिक्शनरी में ढूंढते हो और सीधी हिंदी निकल आती है, जबकि साइंस में जो टर्म्स होती हैं, जो शब्दावलियाँ होती हैं, थोड़ा अलग से इसका उपयोग किया जाता है, अलग तरीके का होता है। तो फिलहाल जो भी है आप इसको इस तरह पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए, इसमें देखते हैं बच्चों ऑर्थोट्रोपस या रिजु प्रकार क्या होता है। मैंने कहा था ये सबसे सरलतम प्रकार है। आप बनाएंगे इस तरह से, देखिए ये बीजांड है, सीधा है, इस तरह से बीजांड जिसका बीजांड द्वार ऊपर की ओर हो उसे हम कह देते हैं ये क्या है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है बच्चों। सीधा खड़ा है ना एकदम। इसमें जो है आप एग्जाम्पल ले लेंगे तो एग्जाम्पल जो है यहाँ पर होगा, इसमें एग्जाम्पल आता है पूरा जिम्नोस्पर्म बच्चों, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, और दूसरा जो है एस्टेरेसी कुल के मेंबर में भी ऐसा ही है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी में क्या आता है, एस्टेरेसी फैमिली है बच्चों। एस्टेरेसी फैमिली में एस्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, स्टार होता है, तारे नुमा जो है यहाँ पे दल होते हैं, जैसे सूरजमुखी है, तो ये सूरजमुखी का कुल है बच्चों, एस्टेरेसी या पोएसी कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा यह है बच्चों, पहले इसको मैं इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दूं इस तरह से। हाँ, अब आप देखो बच्चों ऑर्थोट्रोपस में मैं कैसे डिफाइन करूंगी, परिभाषा भी आ सकती है। तो आपको ये बताना है बीजांड का वो प्रकार जिसमें बीजांड द्वार, कैलेजा और बीजांड व्रंथ तीनों एक लाइन में हो, जिसमें बीजांड द्वार, दूसरा जो है कैलेजा, और अगर बीजांड व्रंथ है तो ये तीनों एक लाइन में हो, एक सीध में हो, उसको हम कह देते हैं ये क्या है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। तो बच्चों आप देखो ये बीजांड द्वार है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें बीजांड के डायग्राम में, फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये बीजांड द्वार, इसको आपको ध्यान रखना है। ये वाला पार्ट बच्चों इसका हो गया कैलेजा या निभाग कहते हैं इसको, और ये हो गया बीजांड व्रंथ। जिम्नोस्पर्म में व्रंथ नहीं होता है बच्चों, बाकी जो एस्टेरेसी कुल है वहां पे व्रंथ भी आपको मिल जाएगा, कुछ एंजियोस्पर्म में है। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है नंबर 2 एनाट्रोपस। एनाट्रोपस बच्चों, इसमें जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है वो कैसा होगा, मैंने अभी जस्ट बताया कि 82% फैमिलीज में इसी तरह का बीजांड होगा, और वो बीजांड बिल्कुल 180 डिग्री के कोण पर मुड़कर नीचे की ओर आ जाएगा। इस तरह से व्यवस्थित होगा कि इसका बीजांड द्वार हमेशा उसके जो है हाइलम या नाभिका के पास हो। मैंने कहा था हाइलम या नाभिका कौन सा भाग है, बीजांड के वो बिंदु जिससे उसका व्रंथ जुड़ा हो, वो बिंदु कहलाता है यहाँ पे नाभिका। तो बस आपको इसी तरह से बताना है, यानी नेक्स्ट आप इसमें बताइएगा। ये हो गया बच्चों इसमें जो है, चलिए इसमें भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से आपको ड्रॉ करना है कि ये जो बीजांड एक्चुअली हम लोगों ने पहले बनाया ना बच्चों, ये वही प्रकार है। ये देखिए इस तरह से नीचे की ओर मुड़ गया है कि बीजांड द्वार जो है वो इसके नाभिका के पास आ जाता है, और पूरा डिग्री क्या है, एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे, एंगल बनाएगा ये पूरा 180 डिग्री एंगल पे इसकी बेंडिंग है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है बीजांड, यहां तो आप लिखिएगा सीधे बीजांड द्वार, इसकी ही परिभाषा ही है बच्चों, बीजांड द्वार, कैलेजा, कैलेजा व व्रंथ, बीजांड व्रंथ है ये, व्रंथ तीनों एक सीध में।
तीनों एक सीध में। तीनों एक सीध में है, ठीक है। अब यहां पे इसको आप लिखेंगे बीजांड 180 डिग्री पे मुड़कर, 180 डिग्री पर मुड़कर या मुड़ जाता है, जिससे 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 बीजांड द्वार नाभिका के समीप आ जाता है, नाभिका के समीप आ जाता है। चलिए इसमें एग्जाम्पल बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल आएगा आपको लिखना है 82% फैमिलीज, 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। एक तो एक्चुअली फैमिलीज में यही डिवाइड किया गया, तो 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। बच्चों क्वेश्चन आपका जो है इससे आया हुआ है, यहाँ आप डाल दीजिएगा नीट, इससे क्वेश्चन पूछा गया नीट और एम्स में, ठीक। यहाँ पे भी आपसे ऑर्थोट्रोपस सरलतम प्रकार पूछा गया है, सबसे सरलतम प्रकार है, तो आपको यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस में भी नीट पे पूछा गया, और दूसरा एनाट्रोपस, ठीक है, क्योंकि एनाट्रोपस एंजियोस्पर्म में 82% फैमिलीज में बच्चों प्रेजेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस। बच्चों हेमी एनाट्रोपस, हेमी एच फॉर हैंड होता है ना, बस उससे याद रखो। हेमी एनाट्रोपस क्या होता है, ये मेरा हाथ है ना, अगर बीजांड मेरे हाथ की तरह हो जाए, मेरा हाथ क्यों है, मेरा नाम क्या है, रेणु सिंह रेननकुलस, नाम याद रखना है मेरे नाम से, मेरा हाथ यानी रेननकुलस। उसमें बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बीजांड होता है ना, ये केवल 90 डिग्री के कोण पर इस तरह मुड़ करके व्यवस्थित होता है, तो इसको हम कह देते हैं ये क्या है, हेमी एनाट्रोपस रेननकुलस। सबसे आद्य ग्रुप है, ये सबसे आद्य कुल है जिसमें ये पाया जाता है रेननकुलस, ठीक। इसको बटर कप भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको जो है याद रखिएगा, ये ओव्यूल बच्चों इस तरीके से होगा, देखिए ये जो है इस तरह से व्यवस्थित होगा कि यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री के कोण पर इस तरह से मुड़ा होगा, ये इस तरह से है, और ये जो है इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये जो है यहाँ पर इस तरह का ओव्यूल बन जाएगा। आप भी देखिए ये ओव्यूल पूरा यहाँ पे, तो ये वाला तो 180 डिग्री के कोण पे मुड़ा हुआ है, ऐसा, ऐसे, ठीक है। ये तो 180 डिग्री के कोण पर है, लेकिन क्या ये भी 180 डिग्री के कोण पर, ये 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। इसे एंगल आप लिख देंगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो बच्चों अब आप ये देखिए, ये इस तरह से बना हुआ है कि ये पूरा 90 डिग्री के कोण पर इस तरह से मुड़ा हुआ है, ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा बच्चों क्या है, हेमी एनाट्रोपस। एग्जाम्पल उदाहरण आपको यहाँ लिखना है रेननकुलस, तो फटाफट एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दीजिए रेननकुलस। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, और यहाँ आपको लिखना है रेननकुलस। कोई इसकी परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती। हाँ कभी क्वेश्चन अगर एम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपसे पूछा जाता है कि वो किसी कुल में, जो कुल आदितम कुल है या प्राक कुल है या प्राचीनतम कुल है, उसमें बीजांड का प्रकार कैसा होगा, ये आपको दे भी दिया जाए रेननकुलस या रेननकुलेसी कुल, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों हेमी एनाट्रोपस। चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाइए बच्चों। एक इसी तरीके का होता है जिसे हम कहते हैं कंपाइलोट्रोपस, ये फोर्थ हो गया कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस में बच्चों ये कंपाइलोट्रोपस,
कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल ये भी बच्चों 90 डिग्री के कोण पे ही मुड़ा होता है, लेकिन खास बात ये होती है कि जो इसका माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार है ना, वो थोड़ा नीचे की ओर ऐसे झुका होगा। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि यहाँ पर जो है कैमरेरियस ने सबसे पहले पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की खोज की थी। कौन सा पादप था? कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। उसमें उस तरीके का पाया जाता है जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंपाइलोट्रोपस। चलो बच्चों जल्दी से इसको नोट करो। यहां आपको लिखना है बीजांड नब्बे डिग्री के कोण पर मुड़ा, नब्बे डिग्री के कोण पर मुड़ा व बीजांड द्वार नीचे की ओर झुका, नीचे की ओर झुका। इसमें एग्जाम्पल आप लिखेंगे। चलिए पहले इसको बना देते हैं बच्चों, उसके बाद ही आप इसका एग्जाम्पल भी लिखिएगा। इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। यानी यहां आपको देखना है बच्चों, इसका जो ये बीजांड द्वार है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, ये नीचे की ओर झुका हुआ होगा। अगर इस तरह से होगा तब तो आप इसको कह देंगे ये कैसा हो जाएगा? कंपाइलोट्रोपस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बच्चों भिन्न प्रकार के ओव्यूल हैं जिसमें कंपाइलोट्रोपस आ गया। इसमें आप इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया इसका कैलेजा वाला पार्ट, तो ये हो गया इसमें कैलेजा, और ये जो नीचे की ओर झुका हुआ है ये इसका माइक्रोपाइल वाला पार्ट है, ये हो गया माइक्रोपाइल। चलिए तो ये हो गया बच्चों यहां पर कंपाइलोट्रोपस। चलिए इसमें जो है उदाहरण है, आपको लिखना है, उदाहरण लिख दीजिए। एग्जाम्पल कैप्सुला। एक बच्चों इसमें आता है ओव्यूल का प्रकार एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस एम्फीट्रोपस हो गया बच्चों। एम्फी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होगा, ओव्यूल बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ जैसे आपने ओव्यूल बना रखा है ना, पूरा का पूरा 180 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही आपको यहाँ बनाना है। लेकिन यहाँ ओव्यूल के साथ साथ भ्रूणकोश भी ये नीचे की ओर मुड़ करके घोड़े की नाल सदृश संरचना बनाता है। जैसे आप इधर देखिए, ये है ना, ये एनाट्रोपस ओव्यूल नीचे की ओर झुका हुआ है, तो अब आप ये देखिए, ये और एनाट्रोपस ओव्यूल है नीचे की ओर झुका हुआ है, और ये जो है ओव्यूल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो भ्रूणकोश है वो घोड़े की नाल सदृश इस तरह से मुड़ा हुआ होता है। ऐसे अगर घोड़े की नाल सदृश इस तरह से भ्रूणकोश भी मुड़ा हो, बीजांड भी नीचे की ओर मुड़ा हुआ हो, तो इसे कहते हैं बच्चों एम्फीट्रोपस। ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल हो गया। ये हो गया यहाँ पे एम्फीट्रोपस ओव्यूल।
थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस तरह से देख लीजिए, तो ये ओव्यूल हो गया बच्चों, और इसको क्या देते हैं यहाँ पर, ये है एम्फीट्रोपस। ये हो गया एम्फीट्रोपस। इसकी खास बात क्या है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल बच्चों बीजांड ऐसा बीजांड होता है जिसमें बीजांड के साथ साथ भ्रूणकोश भी नीचे की ओर झुका होता है, और जो भ्रूणकोश है वो मुड़कर घोड़े की नाल सदृश संरचना बनाता है। इसे अनुप्रस्थ प्रकार भी बोलते हैं, इसे हम लोग अनुप्रस्थ प्रकार भी कहते हैं। अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ हो गया। ठीक, तो बच्चों ये जो है ये क्या है, बीजांड। ये तो पूरा बीजांड हो गया, और ये कहलाता है भ्रूणकोश। आपको इसी से पहचान में आएगा, ये भ्रूणकोश घोड़े के नाल सदृश, घोड़े के नाल सदृश। घोड़े के नाल से दृश्य, ठीक है। ये भ्रूणकोश बच्चों इसी से पहचाना जाता है। आपको जब भी पूछा जाएगा आपका इस तरह का उदाहरण ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें तो पॉपी लेमना वगैरह आते हैं, लेकिन उदाहरण इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखना। बच्चों एक लास्ट इसमें है, मैंने अभी कहा था ना कि भ्रूणकोश यहाँ पे देखो तो पूरा का पूरा बीजांड सीधा है, यहाँ पूरा 90 डिग्री के कोण पे मुड़ा, और ये 180 डिग्री के कोण पे मुड़ा। यहाँ क्या होता है, बीजांड पूरा ऐसे करके पहले 180 डिग्री, फिर ऐसे करके 180 डिग्री, 360 डिग्री पर मुड़ के सीधा हो जाता है। और इस तरह से होगा क्योंकि इसका जो यहाँ पर ये है बीजांड व्रंथ, ये इसके चारों तरफ जो है इसको आवृत कर लेता है। जाहिर सी बात है, आप ऐसे देखो, ये बीजांड है ना ऐसे, अब ये बीजांड जो है बच्चों पूरा मुड़ करके इस तरह से फिर से सीधा हो जाता है ऐसे, और ये हो गया इसका बीजांड व्रंथ। यानी इस तरह से मुड़ जाएगा कि बीजांड व्रंथ जो है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा इसके चारों तरफ इस तरह से कवर कर लेता है, और फिर ये सीधा हो गया। तो इसको 180 डिग्री ना कह के, सॉरी 360 डिग्री कोण पे मुड़ा हुआ आप बताएंगे, पहले नीचे मुड़ा फिर नीचे से ऊपर हो गया, और इस तरह से होगा कि जाहिर सी बात है बीजांड व्रंथ इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, आवृत कर लेगा। तो इस तरह का जो बच्चों होता है इसको कहा जाता है वक्रित प्रकार, पूरी तरह से वक्र बन जाता है, ठीक है। यह सर्सिनोट्रोपस कहते हैं इसको। तो आप यहां लिखेंगे सर्सिनोट्रोपस, 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 या इसको क्या देते हैं बच्चों, वक्रित प्रकार। ये हो गया वक्रित, ये हो गया वक्रित। यानी आपको बताना है जो यहाँ कोण होगा वो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री के कोण पे मुड़ा हुआ जो है ये क्या है, बीजांड है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण इसका होगा, एग्जाम्पल आप लिखेंगे बच्चों, कैक्टस या ओपनशिया या नागफनी में होता है ये नागफनी। तो बच्चों ये भिन्न प्रकार के बीजांड हैं, ठीक है। अब आपको अगला पढ़ना है यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन होता कहाँ है बच्चों, बीजाणु बनेंगे कहाँ, जाहिर सी बात है बीजाणुधानी में। और बीजाणुधानी क्या है, यहाँ ये बीजांड ही बीजाणुधानी है, बीजांड को बीजाणुधानी कहा जाता है। यहाँ पे भी आप अगर वक्रित की बात कर रहे हैं तो ये देखिए सारा का सारा वक्रित ही है, ये इस तरह से इसमें अरेंज हो गया। ये देखिए ये पूरा जो है इस तरह से ऐसे बनता हुआ चला रहा है, और ये यहाँ पे फिर से सीधा हो जाता है। ये तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना बच्चों, ये वक्रित वाला ही भाग है। ये देखिए इस तरह से है, तो इसमें मुझे लगता है कि शायद आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं बात करती हूँ बच्चों, ये जो बीजांड होता है ना, ये बीजांड ही जो है यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी है, और इसी बीजांड की इस बिंदु पर, इसी बीजांड के इस बिंदु पर हाइपोडर्मल एक कोशिका होगी। वो कोशिका बच्चों विशिष्टीकृत होकर आर्कीस्पोरियल कोशिका बनाएगी, और यही आर्कीस्पोरियल कोशिका बच्चों यहाँ पर जो है वो आर्कीस्पोरियल कोशिका ये विशिष्टीकृत होकर के
यहाँ पर आर्किस्पोरियल कोशिका बनी है ना, तो आर्किस्पोरियल कोशिका, ये कोशिका फिर से यहाँ पर परिणत रूप से विभाजित होगी। ठीक, बाहर की ओर बाह्य परिधीय या कह देते हैं प्राइमरी पेराइटल लेयर बना देती है, और अंदर की ओर क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। बच्चों यही प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो तो आगे चल करके यहाँ बीजाणु मात्र कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी, जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद यहाँ बना देगी गुरु बीजाणु। चलिए इसकी संरचना बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसको रब कर रही हूँ मैं, बीजांड के प्रकार। आई होप समझ में आ गया। आपको पढ़ना क्या है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का उदाहरण हो, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा, एनाट्रोपस ओव्यूल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि एंजियोस्पर्म में आप देखोगे 82% फैमिलीज में यही है। ठीक है, उदाहरण सहित आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरा बच्चों जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यहाँ अनुप्रस्थ प्रकार या एम्फीट्रोपस का पूछा जाता है। यही 3 प्रकार आपको ज्यादा याद रखने हैं। ठीक, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए आगे जो है आप पढ़ते हैं बच्चों। चलिए इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसमें आता है यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं इसको, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी को हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण, यही जो है गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस है। इसको कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा ही लिख लें। गुरु बीजाणु जनन होता क्या है? गुरु बीजाणुओं का निर्माण। किससे होगा गुरु बीजाणु का निर्माण? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। किसके अंदर होगा? गुरु बीजाणु धानी के अंदर। गुरु बीजाणु धानी क्या है? यही बीजांड बच्चों गुरु बीजाणु धानी है। आपने पुष्प देखा, उसके वाह्य दल को हटा दो, फिर दलों को, रंगीन दलों को हटा दो, फिर उसमें नर जननांग और मादा जननांग है। मादा जननांग अंडप है, अंडप के अंदर जाएंगे अंडाशय, अंडाशय के अंदर जाएंगे तो बीजांड मिलेगा। इसी के अंदर बच्चों गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इससे हम लोग बीजांड को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु धानी। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए तो आप इसको देखिए। जैसे मैंने लिखा बच्चों, ये पहले तो एक परिभाषा डालो। परिभाषा क्या है? गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी है क्या? ओव्यूल या अंडा, सॉरी ओव्यूल या बीजांड। तो आप लिखेंगे ओव्यूल। ओव्यूल को ही गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है, या बीजांड को ही बच्चों गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है। में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण, गुरु बीजाणुओं का निर्माण। गुरु बीजाणु का निर्माण, सीधी सी बात है। गुरु बीजाणु जनन क्या है? गुरु बीजाणुओं का निर्माण। आपको ये जानना है गुरु बीजाणु का निर्माण किससे होता है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। किसके अंदर होगा? गुरु बीजाणु धानी यानी बीजांड के अंदर होगा। बस यही है बच्चों, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ से जो बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक तो क्वेश्चन आपका इससे पूछा गया है, गुरु बीजाणु धानी किसे कहते हैं? तो बीजांड ही गुरु बीजाणु धानी है। यहाँ डाल दीजिए इसका ऑल्टरनेट नेम या उसका जो है दूसरा नाम आपसे पूछा गया है। दूसरा, हमेशा बीजाणुओं के निर्माण के लिए विभाजन कौन सा होता है?
तो आपको कहना है बच्चों स्पोरिक मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु के निर्माण के लिए, इसको बीजाणु की इंग्लिश क्या होती है, स्पोर होते हैं ना, तो स्पोरिक मियोसिस कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए तो इसमें अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला जो इसका भाग है, ये तो अंदर बच्चों बीजांड का प्रकार है। ये बीजांड विकसित हो रहा है। बीजांड विकसित कैसे हो रहा है यही आपको यहाँ पे इसमें देखना है। इस तरह से बना हुआ है परतें। अभी ये बीजांड पूरी तरह से मान लो बन नहीं पाया है, ठीक है। तो ये जो है संरचना है ऐसे बनी हुई है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एकल हाइपोडर्मल कोशिका, इस बीजांड जैसी एक संरचना बन रही है ना, तो इसी बीजांड में आपको बताना है एकल हाइपोडर्मल कोशिका विशिष्टीकृत होकर क्या बनाएगी, आर्किस्पोरियल कोशिका। इसका मैं फ्लो चार्ट बनाती हूँ, फिर आप देखिएगा। यहाँ आपको ऐसे लिखना है, माइक्रोपाइल सिरे की ओर या सिरे पर एकल हाइपोडर्मल कोशिका, हाइपोडर्मल कोशिका एकल हाइपोडर्मल कोशिका ये विशिष्टीकृत होगी और विशिष्टीकृत होकर क्या बनाएगी, विशिष्टीकरण। ठीक, विशिष्टीकरण हुआ इसका, विशिष्टीकृत होकर के क्या बनाएगी, आर्किस्पोरियल कोशिका। ये मैंने पहले भी नाम लिया था बच्चों, आर्किस्पोरियल कोशिका। आर्किस्पोरियल कोशिका बनाएगी। अब बच्चों यही आर्किस्पोरियल कोशिका परिणत रूप से विभाजित होकर, यह आपको लिखना है पेरिक्लाइनल। परिणत की इंग्लिश होती है पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल डिवीजन या परिणत विभाजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन या परिणत विभाजन के पश्चात ये बनाएगी यहाँ पर प्राइमरी पैराइटल लेयर। अब मैं इंग्लिश में लिख सकती हूँ, पहले मैं हिंदी में बच्चों, जहाँ मैंने कहा था ना कि पुंकेसरों का या परागकोश का विकास है, बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइमरी या प्राथमिक, यहाँ पर पैराइटल लेयर कहेंगे इसको, पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर या पर्थ, ये बनाता है ना। और यहाँ क्या बनाएगा, प्राइमरी को बच्चों इस तरह से 1 डिग्री से भी दिखाते हैं ना, ये प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस लेयर या सेल्स कह देंगे, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। बाहर की ओर क्या बना, प्राइमरी पैराइटल लेयर। अंदर की ओर क्या बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या टिश्यूज बने। यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बच्चों ये बना देगा यहाँ पर न्यूसिलस, ये बनाता है न्यूसिलस। न्यूसिलस किसे कहते हैं, बीजांड काय को। ठीक है, तो ये सबसे पहले बीजांड काय बनाएगा जो कि पोषण प्रदान करता है विकसित भ्रूणकोश को, विकसित हो रहे भ्रूणकोश को। और दूसरा यहाँ आपको बताना है, ये विशिष्टीकृत होकर क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका। इसी को इंग्लिश में बच्चों हम लोग कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, या इसको शॉर्ट में MMC भी बोलते हैं। वैसे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है तब भी MMC बोलोगे, मेगास्पोर मदर सेल है तब भी बोलोगे। वहां आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों ये बीजांड है या फिर कहाँ विकास हो रहा है, आप समझ जाओगे। ठीक, अब यहाँ पर जो है आप देखिए, ये तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है बच्चों। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ये यहाँ बनाएगा स्पोरिक मियोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। अभी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगी, पहले तो आप लोग ये समझ लो कैसे बनता है। ये हो गया रेखीय या लीनियर मेगास्पोर टेट्राड, लीनियर
मेगास्पोर टेट्राड, लीनियर मेगास्पोर टेट्राड। लीनियर मेगास्पोर टेट्राड की हिंदी होती है बच्चों रेखीय, यानी एक रेखा में बन रहे हैं सब, रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। टेट्राड मतलब चतुष्क, गुरु बीजाणु चतुष्क। चतुष्क मतलब चार एक साथ बने, सब जुड़े आपस में, उनको चतुष्क कह दो। ठीक है, ये इसकी हिंदी है बच्चों। यहाँ तक तो ये गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं बच्चों, इसके बाद में आगे बताती हूँ कैसे आप इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस बच्चों, गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। देखो मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से स्पोरिक मियोसिस के पश्चात गुरु बीजाणुओं का बनना, इसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज ये है कहाँ बनता है, बीजांड के अंदर बनता है। इससे बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी। तो बच्चों गुरु बीजाणु धानी का विकास कैसे होता है, जैसे मैं परागकोश कहूंगी तो वहां तो कई सारी कोशिकाएं मिलकर परागकोश या लघु बीजाणु धानी बना रही थी ना। इसे बीजाणु धानी का विकास क्या था, वहां पर यू स्पोरेंजिएट प्रकार का। यू स्पोरेंजिएट का मतलब है जब कोशिकाओं का समूह मिलकर बीजाणु धानी बना रहा हो। ठीक, लेकिन यहाँ बीजांड या गुरु बीजाणु धानी ये एकल कोशिका से बच्चों बन रही है, इसलिए इसमें जो बीजाणु धानी का विकास होता है इसको हम कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का। लेप्टो मतलब एक कोशिकीय, यानी एक कोशिका से बीजाणु धानी का विकास हो रहा है, इसे कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। अब आप ये देखो, मैंने कहा था ना जैसे बीजांड जैसा कुछ समझ लो संरचना बन गई है। अब इसी के अंदर यहाँ पर हाइपोडर्मल कोशिका है, वो हाइपोडर्मल कोशिका बच्चों यहाँ पर विकसित होकर क्या बनाएगी, आर्किस्पोरियल कोशिका। अब आप सोचो आर्किस्पोरियल कोशिका जब इस तरह से विभाजित होगी, कुछ ऐसे मान लो यूं विभाजित हो रही है, कुछ कोशिका बाहर कुछ कोशिका अंदर बना रही है। जो बाहर बनाएगी इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी पैराइटल लेयर, और जो अंदर बन रही है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। बच्चों प्राइमरी पैराइटल लेयर ये तो विकसित होकर की न्यूक्लियस बना देगा। न्यूक्लियस बीजांड का जो पोषण प्रदान करता है किसको, विकसित हो रहे जो बीजांड क्या कहते हैं उसको, भ्रूण कोश है, विकसित हो रहे भ्रूण कोश को जो है ये पोषण प्रदान करता है। यहाँ पे आप देखिए, आप इस यहाँ ब्रैकेट में लिख लो बल्कि इसका मीनिंग, भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना इसका कार्य है। को पोषण प्रदान करना, ये पोषण प्रदान करता है बच्चों। ठीक है, अब आप ये देखो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल्स हैं ये क्या करती है बच्चों, विभाजित विशिष्टीकृत होकर के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएंगी। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये हमेशा क्या होगा बच्चों, 2n, यानी सारी गुणसूत्र क्या है यहाँ पर 2-2 की जोड़ी में उपस्थित है, इससे आप इसको लिखेंगे 2n। ठीक, स्पोरिक मियोसिस के पश्चात यानी अर्धसूत्री विभाजन है, लेकिन बीजाणु के निर्माण के लिए है, इससे इसको स्पोरिक मियोसिस यानी बीजाणु यानी स्पोर्स के निर्माण के लिए, इससे इसको स्पोरिक मियोसिस या बीजाणुवीय अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो बच्चों इस विभाजन के पश्चात ये क्या बना देगा, लाइन से एक मेगास्पोर टेट्राड बनाता है। एक साथ 4 बनाता है, 4 को तो टेट्राड कहते हैं या चतुष्क बोलते हैं, और लाइन से बना रहा है एक लाइन से, इससे इसको रेखीय बोलते हैं, रेखा में है ना, इससे इसको रेखीय कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। जो लीनियर मेगास्पोर टेट्राड है ये बाद में चल करके क्या बना देगा, मेगास्पोर बना देगा। अलग हो जाएंगे ना, पृथक हो जाएंगे ना, तो ये मेगास्पोर टेट्राड क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, एन। क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी सारे गुणसूत्र जो 2-2 की जोड़ी में थे अब 1-1 अकेले रह गए, तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई ना बच्चों, तो ये गुणसूत्रों की संख्या आधी है। यहाँ तक तो इसको हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। इस गुरु बीजाणु जनन से आगे आपको कुछ डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, गुरु बीजाणु जनन, और दूसरा जो है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है मादा गैमेटोफाइट का विकास या मादा युग्मक जनन, और इन दोनों का डायग्राम एक साथ दिया हुआ है। तो मैं तो इसके बाद डायग्राम बनाती चली जा रही हूँ, आप लाइन से बनाते चलिएगा, आगे मैं बताऊंगी कैसे इसका विकास होगा। बच्चों अब जो यहाँ पे देखिए गुरु बीजाणु चतुष्क है, ठीक है ना, इसमें से 3 तो ऊपर के नष्ट हो जाएंगे, एक ही सक्रिय रहेगा, लेकिन पहले मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ, आप लोग साथ साथ डायग्राम बनाते हुए चलिए।
डायग्राम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कहाँ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, कहाँ हम जो है इसके बाहर कौन सी सेल बना रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इस तरह से है बच्चों, काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। ये इस तरह से हो गया। अब इसके बाहर बच्चों जो कोशिकाएं हैं ये क्या है, न्यूसिलस है या बीजांडकाय है। ठीक है, ये सब बीजांडकाय है जो इसको पोषण प्रदान करेगा। ठीक है, ठीक, यहां पर आप देखिए ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मैंने हिंदी लिख दी है, अब आप यहां से देखेंगे मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। और ये क्या हो गया बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर मतलब बीजांड द्वारीय सिरा है ये, या माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, या इसको कहते हैं बीजांड द्वारीय सिरा। बाहर बच्चों ये वाला भाग क्या है, न्यूसिलस है, न्यूसिलस। अब इसमें क्या होगा, मैंने कहा था ना, यहाँ पे देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। बस आपको यही लिखना है बच्चों आगे। यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में अब आपको इस तरह से बनाना है कि ये कोशिका जो है वो तो ऐसे ही रहेगी और यहाँ पे 2 कोशिकाएं अब इससे बन जाती हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 कोशिका बनेगी। और ये इसमें हो गया न्यूसिलस। ठीक है, अब इसको बच्चों क्या कहेंगे, यहाँ पे इसको कहते हैं मेगास्पोर डायाड। मेगास्पोर डायाड। डायाड का मतलब है 2 कोशिका बन गई ना, इसको डायाड कहते हैं, या बच्चों इसको बोलते हैं द्विक। ठीक है, डायाड या द्विक कहते हैं। डायाड का मतलब होता है द्विक, मतलब 2 अभी कोशिकाएं बनी हैं, इसको द्विक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आता है, अब बच्चों आएगा मियोसिस सेकेंड। ये हो गया यहाँ पे मियोसिस सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। एक, 2, 3, 4, इस तरह से 4 कोशिकाएं बच्चों बन जाती हैं। ये 4 कोशिकाएं हो गई, ये चारों के केंद्रक हो गए। और बाहर आपको ऐसे ही बनाना है, ये हो गया इसमें न्यूसिलस। तो आप देखिए अब ये बीजांड के अंदर बन रहा है। तो बीजांड को हम लोगों ने क्या कहा बच्चों, गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी का विकास कैसा हुआ, लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का। तो आप लोगों को लिखना है, यहाँ तो गुरु बीजाणु जनन चल रहा है। ठीक है, अब जैसे आपने मेगास्पोर डायाड लिखा है बच्चों, ऐसे ही आपको लिखना है मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड, ये मेगास्पोर टेट्राड हो गया। ठीक है, ये कोशिकाएं सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, इससे थोड़ा सा इस तरह बनाना है आपको
कि लगे इसके बाहर भी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेगास्पोर टेट्राड बन गए। अब मेगास्पोर टेट्राड यहाँ तक हो गया और यहाँ आप लिखेंगे ये क्या है, ये गुरु बीजाणु जनन है। गुरु बीजाणु जनन। इस गुरु बीजाणु जनन में आपको नेक्स्ट लिखना होगा बच्चों, गुरु बीजाणु जनन के पश्चात आपको ये बताना है कि जो बीजांड है या गुरु बीजाणु धानी का विकास कैसा है, लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का। इसमें लिखिए यदि, या यहां लिखेगा आप, गुरु बीजाणु धानी गुरु बीजाणु धानी का विकास, गुरु बीजाणु धानी का विकास एकल कोशिका से होने के कारण, एकल कोशिका से होने के कारण इसे लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार कहा गया। इसे कारण, इसे लेप्टोस्पोरेंजिएट, इसे लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार कहा गया। यानी लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है बच्चों, जब किसी बीजाणु धानी का विकास एकल कोशिका से हो तो इसे लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार कहते हैं। अब आप सोचो कि अगर हम लोगों ने पराग कोश का विकास कहा था या हम लोगों ने कहा था लघु बीजाणु धानी उसका विकास, तो वो कैसा होगा, यूस्पोरेंजिएट प्रकार का है। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं के समूह से उसका विकास हुआ। आपने कहा ना कुछ चारों कोनों पर कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर आर्कीस्पोरियल बना रही है, एक से ज्यादा का कोशिका विकास कर रही है ना, एक से ज्यादा कोशिका। आप लोगों ने पढ़ा था पराग कोश के विकास के लिए चारों कोनों पे हाइपोडर्मल कोशिका विशिष्टीकृत होकर क्या बनाती है, आर्कीस्पोरियल कोशिका। वही आर्कीस्पोरियल कोशिका आगे चल करके लघु बीजाणु धानी का विकास कर रही है। इसे लघु बीजाणु धानी का विकास कैसा होगा बच्चों, यूस्पोरेंजिएट प्रकार। यहाँ अगला आप लिखेंगे परंतु, ब्रैकेट में डालिएगा परंतु लघु बीजाणु धानी का विकास, परंतु लघु बीजाणु धानी का विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यूस्पोरेंजिएट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का यानी कोशिकाओं के समूह से विकसित, कोशिकाओं के समूह से विकसित कोशिकाओं के समूह से विकसित है ये। यानी अगर बच्चों लघु बीजाणु धानी का विकास देखोगे तो कोशिकाओं के समूह से होने के कारण इसको यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास कहते हैं। और ये क्या है, ये केवल एकल कोशिका, यहाँ देखो केवल एकल कोशिका से विकसित है, इसलिए इसको कहते हैं यहाँ पर लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बच्चों होता क्या है, प्रायः क्या होगा कि इस चारों मेगास्पोर टेट्राड या चारों बीजाणुओं से, चारों गुरु बीजाणुओं में से ऊपर के 3 नष्ट हो जाएंगे, केवल और एक आधारीय सक्रिय रहेगा या निभागीय सक्रिय रहेगा, या फिर आप कह दोगे कि बीजांड द्वार से चौथा
बीजाणु ही जो है वो गुरु बीजाणु ही केवल क्रियाशील होगा और प्रायः 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये आगे चल करके क्या होगा, 3 माइटोटिक डिवीजन या 3 समसूत्री विभाजन के पश्चात भ्रूण कोश या मादा गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। प्रायः ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी कुछ में क्या होता है, 2 बीजाणु अगर मादा गैमेटोफाइट बना दे तो आपको कहना है ये कैसा हो जाएगा, बाइस्पोरिक प्रकार का। अगर एक ही बना रहा है, जैसे ये तीनों नष्ट हो गए और एक ही गुरु बीजाणु मिलकर के केवल यहाँ गैमेटोफाइट बना दे तो इसको हम लोग कह देते हैं मोनोस्पोरेंजिएट प्रकार का है या पॉलीगोनम प्रकार का है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, 4 के चारों गुरु बीजाणु मिलके भी कुछ एक में उदाहरण में लिखवा दूंगी, वहाँ पे वो मादा गैमेटोफाइट का विकास करते हैं। जैसे ड्रूसा, प्लमेगो, एडोक्सा, फ्रिटिलेरिया, ये सब है। इनमें क्या है, 4 के चारों गुरु बीजाणु जो है विकसित होकर के मादा गैमेटोफाइट का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर एक ही आधार वाला विकसित होकर के ये यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का विकास करेगा। ठीक है। तो अगला पॉइंट आपको यही लिखना है। अगला पॉइंट लिखो, प्रायः चारों गुरु बीजाणुओं में, नहीं ऐसे लिखिएगा, प्रायः 3 गुरु बीजाणु या मेगास्पोर, प्रायः 3 मेगास्पोर्स नष्ट हो जाते हैं, केवल एक या आधारीय, जो आधार पर है, आधारीय या निभागीय या कैलेजा अथवा माइक्रोपाइलर एंड से चौथा। माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड होता है बीजांड द्वारीय सिरा, बीजांड द्वारीय सिरे से चौथा। तो माइक्रोपाइलर एंड से चौथा मेगास्पोर, चौथा मेगास्पोर विकसित होकर मादा गैमेटोफाइट या इसको युग्मकोद्भिद कहते हैं, युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर एक मेगास्पोर ही केवल मादा गैमेटोफाइट का निर्माण करें, इसे कहते हैं एक बीजाणु, जैसे इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक या एक बीजाणु भ्रूणकोश का विकास होता है। तो इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। होता है जिसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बच्चों क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, मादा गैमेटोफाइट। कहते हैं, या इसको बच्चों मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट या मोनोस्पोरिक गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कहते हैं, या फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। और या फिर जो है जब 2 होंगे तो बाइस्पोरिक टाइप, या 4 के चारों मिलके अगर यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट या मादा गैमेटोफाइट बनाएं तो इसको टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट
गैमेटोफाइट या पॉलीगोनम प्रकार। पॉलीगोनम प्लांट का नाम है, उसमें पाया जाता है ना बच्चों, इसको पॉलीगोनम प्रकार भी कहते हैं, पॉलीगोनम प्रकार भी कहते हैं, प्रकार भी कहते हैं। पहली बात तो ये है इसमें बच्चों, यहाँ देखो कौन सा मेगास्पोर इसमें क्रियाशील होगा, तो आपको बताना माइक्रोपाइलर एंड से चौथा, इस फॉर्म में इस नाम से भी आया हुआ है चौथा, या फिर एक आधारीय या कैलेजा वाला, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ बच्चों नीट डाल दो, कौन सा विकसित होकर के मादा गैमेटोफाइट बना रहे हैं, केवल चौथा या बीजांड द्वारीय सिरे से चौथा या आधारीय या निभागी होता है। ठीक, यहाँ लिखे यदि दो मेगास्पोर विकसित होकर के ये मादा गैमेटोफाइट बनाए, मादा गैमेटोफाइट। इसका उदाहरण कभी नहीं आता बच्चों, इससे आपको नहीं पढ़ना है, वैसे लिलियम और एंडीमियन वगैरह है, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाता तो आपको उदाहरण नहीं लिखना है। दो मेगास्पोर मादा गैमेटोफाइट बनाए तो इसको क्या देते हैं, बाइस्पोरिक या द्विबीजाणुक भ्रूणकोश। और अगर चार के चारों मिलके बना दें, यदि 4 मेगास्पोर मिलकर के बनाते हैं मादा गैमेटोफाइट तो इसको कहते हैं टेट्रास्पोरिक या चतुर्बीजाणुक भ्रूणकोश। इसमें जैसे ड्रूसा, प्लम्बैगो, फ्रिटिलिया ये सब आता है, उदाहरण लिख सकते हैं आप। उदाहरण एग्जाम्पल हो गया बच्चों, ड्रूसा, प्लम्बैगो, बहुत सारे नाम हैं, एडोक्सा, ड्रूसा, प्लम्बैगो, फ्रिटिलिया और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपको नहीं पढ़ना, आप बस इतना याद रखो। बच्चों मैंने बताया क्या, सबसे पहले सुन लो, मैंने कहा था यहाँ पर कि मेगा गैमेटोजेनेसिस, देखिए होता क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है गुरु बीजाणु जनन, का मतलब होता है गुरु बीजाणु का निर्माण। किससे होगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्क बनाती है। ठीक है, अब ये जो है किसमें विकसित होगा, गुरु बीजाणु, जाहिर सी बात है बच्चों गुरु बीजाणु धानी में विकसित होगा। अब गुरु बीजाणु धानी क्या होता है, गुरु बीजाणु धानी होता है बच्चों जिसमें गुरु बीजाणु का विकास होता है, यानी बीजांड, यानी गुरु बीजाणु धानी। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया, गुरु बीजाणु धानी को ही जो है यहाँ पर बीजांड को ही कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोपाइलर सिरे पर एक ही जो है हाइपोडर्मल कोशिका है, वो विशेषीकृत होकर आपकी स्पोरिल कोशिका बनाएगी, जो विभाजन के पश्चात प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल और प्राइमरी पेराइटल लेयर बनाएगी। प्राइमरी पेराइटल लेयर बच्चों आगे चल करके वो न्यूक्लियस या बीजांड काय बना लेती है, लेकिन प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल ये मेगास्पोर मदर सेल बनाएंगे, और मेगास्पोर मदर सेल बना के ये मेगास्पोर्स बनाते हैं, जो कि रेखीय होता है, क्रम में होता है। बाद में ऊपर की 3 नष्ट हो जाएंगे और नीचे का एक सक्रिय होगा, और यही बनाएगा यहाँ पर क्या, मादा गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ कुछ बताया कि ये गुरु बीजाणु जनन कैसे हो रहा है। देखिए पहले एक कोशिका थी मेगास्पोर मदर सेल, अब ये द्विगुणित है ना बच्चों, यहाँ 2n लिख दो, ये 2n होती है हमेशा, 2n है। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या तो यही आधी होगी, तो मेगास्पोर डायड क्या हो गए, n हो गए, और फिर यहाँ पे जो DNA डबल था वो पृथक हुआ, तो ये भी n ही रह जाएगा। अब n/2 नहीं हो जाएगा, n ही कहना है। एक ही बार गुणसूत्र की संख्या आधी होती मियोसिस फर्स्ट के बाद। उसके बाद बच्चों ये मेगास्पोर टेट्राड बन गए। अब जनरली 3 नष्ट हो जाते हैं, एक ही सक्रिय होता है, वही जो है वहाँ पे ये क्या बनाएगा, गुरु जो यहाँ पे बनाएगा वो मादा गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग मोनोस्पोरेंजिएट प्रकार कहते हैं। यही पूरा जो गुरु बीजाणु का विकास एकल कोशिका से होने के कारण इसे लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार कहा गया। अब देखिए बीजाणु धानी का विकास स्पोरेंजिएट प्रकार का किसमें है, लघु बीजाणु धानी में। अब यहाँ से देखो प्रायः 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही आधारी है। बच्चों ये जो है ना हेडिंग किस में आ जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हो। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी
पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। मादा गैमेटोफाइट या मादा युग्मक जनन, मादा युग्मक जनन ये है, ये मादा युग्मक जनन हो गया। अभी इसमें डिटेल आपको पढ़ना है। ये तो एक केवल लाइन बताई गई है कि अगर एक ही स्पोर मादा गैमेटोफाइट बनाए तो मोनोस्पोरिक कहते हैं। अगर दो स्पोर या दो बीजाणु मिलकर मादा गैमेटोफाइट बना लें तो इसको जो है द्विबीजाणु या बाइस्पोरिक कहते हैं। और अगर चार के चारों मिलकर बना दे तो इसको कहते हैं टेट्रास्पोरिक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण है, आपको पढ़ना ये पहला वाला ही है। नेक्स्ट अब कैसे विकास होता है ये मैं बताती हूँ, कौन कौन सा विभाजन होगा ये आपको यहाँ देखना है। तो बच्चों मादा युग्मक जनन में एक ही गुरु बीजाणु जनरली होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, क्या लिख दो मोनोस्पोरिक गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। एकल बीजाणुक युग्मक जनन। इसमें बच्चों होता क्या, इसको भी मैं फ्लो चार्ट में आपको बता रही हूँ, बस ऐसे ही पढ़ना है। केवल एक, ओनली वन मेगास्पोर, ओनली वन मेगास्पोर ये फंक्शनल होगा। और यहाँ पे बच्चों बनेगा, एक बार माइटोसिस हुई, एक बार माइटोसिस हुई, 3 माइटोसिस हुई तो 3 बार माइटोसिस होगा, 3 बार माइटोसिस होगा, तब ये बनाएगा यहाँ पे 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, 8 केंद्रकीय गैमेटोफाइट, मादा गैमेटोफाइट, मादा गैमेटोफाइट। बच्चों मादा गैमेटोफाइट को भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट है, इसको ध्यान से सुन लो। मादा गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक को ही इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं यहाँ पे भ्रूणकोश, यानी ये गैमेटोफाइट ही है, भ्रूणकोश। ठीक है, 7 कोश की है। यहाँ अगला लिखिएगा जिसमें पहले जिसमें पहले माइटोसिस के दौरान मुक्त केंद्रक विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं या मुक्त केंद्रक विभाजन, मुक्त केंद्रक विभाजन, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन संपन्न होता है। अब इसका एक डायग्राम बनाना है बच्चों, तब ये गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम के थ्रू होगा, पहले ये डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है, मादा गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश भी कहते हैं। 2-3 टाइम से रिपीट हो चुका है नीट में, यहाँ लिख दीजिए नीट। दूसरा जो है, इसमें पहले जो है केंद्रक विभाजन होगा, बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। यहाँ पे आपने लिखा है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नीट डाल दीजिए। अब आप इसमें डायग्राम देखिए, जो डायग्राम आपने यहाँ पे छोड़ा हुआ है ये तो केवल स्पोरोजेनेसिस है, यानी गुरु बीजाणुओं का निर्माण है। अब गुरु बीजाणुओं के निर्माण के बजाय
पश्चात यहाँ मादा युग्मक जनन है, यानी यहाँ आपको इस तरह से बताना है ये कोशिकाएं इस तरह से जो है यहाँ पर भ्रूण का निर्माण करती हैं। सबसे पहले 1 से 2 केंद्रक बना, 2 से बनेगा 4, यहाँ पे 2, इधर 2 बन गए, 1 से 2 और 1 से 2 ये बन गए 4, फिर 4 से बन जाएगा 8। यहाँ पे आपको बताना है ये हो गया 1 2 3 4, टोटल जो है बच्चों 8 केंद्रक पहले बन गया। होता क्या है, माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस होती है जिसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाए। पहले एक कोशिका से 2 केंद्रक बने और फिर कोशिका द्रव्य विभाजन 2 बन गया कोशिका, ठीक। फिर 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 8 बनेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर ये है कि कोशिका द्रव्य विभाजन पहले नहीं हो रहा है, पहले केवल मुक्त केंद्रक विभाजन है। तो मुक्त केंद्रक विभाजन में माइटोसिस में पहला हो गया, फिर दूसरा माइटोसिस, तीसरा माइटोसिस हो गया। अब इसमें आप देखिएगा यहाँ से कि ये तो बन गया मुक्त केंद्रक विभाजन द्वारा। अब क्या होगा कि यहाँ से एक केंद्रक यहाँ चला आएगा और यहाँ से एक केंद्रक केंद्र की ओर आएगा, और उसके पश्चात जो संरचना बनेगी वो संरचना कुछ इस तरह से बन जाएगी, ऐसे। अब आप यहाँ देखिएगा इस तरह से कोशिका द्रव्य विभाजन भी हो जाता है, और ये दोनों जो है एक एक्सेल और एक सिनर्जिड बना लेगा इस तरह से। और यहाँ पे 3 प्रतिव्यसांत कोशिकाएं बन गई, और यहाँ पे क्या है, 2 केंद्रक हैं। बच्चों दोनों ध्रुवों से केंद्रक मध्य में आए थे ना, इससे इसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ये अंड कोशिका, ये 2 सहायक कोशिका जिसको अंड उपकरण पूरा मिला के कहते हैं, और ये तीनों यहाँ प्रतिव्यसांत कोशिकाएं बनाती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है मुक्त केंद्रक विभाजन है। आप लिख सकते हो ये माइटोसिस फर्स्ट है, ये माइटोसिस सेकेंड हो गया, और ये माइटोसिस थर्ड, 3 बार माइटोसिस हो गई। इसको आप लिखिए मुक्त केंद्रक विभाजन, मुक्त केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। यहाँ से यहाँ तक पूरा मुक्त केंद्रक विभाजन हो गया ये। अब यहाँ पे जो है इसको आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। इसको आप कहेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन। अब कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद ये हो गई कोशिका। अब इसी की संरचना डिटेल जो है मैं इधर बना रही हूँ, लास्ट डायग्राम इसका, और इसकी लेवलिंग आपको कर लेना है। ये 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना बनी कैसे है इस डायग्राम में आपको देखना है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ आप देख सकते हो फीमेल गैमेटोफाइट पूरा इस तरह से बन रहा है। बस इसी की संरचना को आपको थोड़ा सा डिटेल बताना है। चलिए इसमें देखिए, ये यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट पूरा विकसित हो चुका है। अभी तक हम लोग माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिया था ना, ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया। देखिए सबसे पहले मुक्त केंद्रक विभाजन है बच्चों। मुक्त केंद्रक विभाजन का मतलब होता है केवल और केवल केंद्रक ही विभाजित हो, कोशिका द्रव ना विभाजित हो। आप देखिएगा एक ही केंद्रक बचा था, 1 से 2 बना, 2 से 4 बन गया, 4 से 8, केंद्रक विभाजन हो गया। अब यहाँ पे तर्कु रेशे वो कुछ सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, जिससे एक केंद्रक इधर और एक केंद्रक इधर बीच में आ गया। अब आप देखिए कोशिका द्रव्य विभाजन में 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना यही बन गई। इसी संरचना को मैं इस तरह से दिखा रही हूँ जैसा कि आपके एनसीईआरटी में सेम टू सेम दिया हुआ है। तो अब आप देखिए ये इसमें हो गई बच्चों एक्सेल, ये इसके साथ 2 जो है यहाँ पर हो गए सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स हो गई। और यहाँ पे आप देखेंगे 3 प्रतिव्यसांत कोशिका, ये बन गई इस तरह से, ये इस तरह से बन गई। और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो पहले से बने थे, इसको आप यहाँ लिख देंगे सेंटर में, ये है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई यहाँ हो गए। अब ये संरचना हो गई। इसमें आप देखिए ये जो है संरचना इस तरह से बनी। अंदर की ओर जो सबसे बड़ी कोशिका है, आप ये देखिए ऐसे है, यहाँ पर ये 2 बड़ी कोशिकाएं हैं, ऐसे बनेगी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी कोशिका यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ से लेकर के, इसको बच्चों कहते हैं केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल, सबसे बड़ी सेल है। तो इसमें जो है आपको अब इसकी लेवलिंग करनी है, लेवलिंग कर लीजिए। ये तीनों ही जो है वो प्रतिव्यसांत कोशिका है।
इसको कहते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल शॉर्ट में भी कह देते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं प्रतिव्यसांत कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका भी कहते हैं, प्रतिव्यसांत कोशिका। बच्चों ये हमेशा एन होगी क्योंकि सब मियोसिस के बाद बने हैं। ये है लार्ज सेंट्रल सेल, बड़ी सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल या इसको कहते हैं केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका, ये सबसे बड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, दो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई या इसको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। इसकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। इसके बाद ये है एक्सेल या इसको अंड कोशिका कहते हैं, ये भी हैप्लॉइड है और ये दोनों सिनर्जिड्स कहलाती हैं या इसको कहते हैं सहाय कोशिका, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स या इसको कहते हैं सहाय कोशिका। ये सारी की सारी क्या है? हैप्लॉइड है। और अंड कोशिका सिनर्जिड को मिला करके, इन दोनों को मिला करके इसको बच्चों कहा जाता है अंड उपकरण या एग अपैरेटस, अंड उपकरण, ये एग अपैरेटस है। अब इस पूरी संरचना में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक आप देखिएगा इसमें, यहाँ पर ये इस तरह से बच्चों तंतु रूपी उपकरण होता है, ये इस तरह से तंतु रूपी उपकरण है। ये तंतु रूपी उपकरण रसायन स्रावित करके पराग नलिका को आकर्षित करता है। ये है तंतु रूपी उपकरण या फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस या तंतु रूपी उपकरण, तंतु रूपी उपकरण, ये इस तरह से हो गया। तो बच्चों ये 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना कैसे, इसको सुनो। 7 कोशिकाएं कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोशिकाएं हो गई। 8 केंद्रक कैसे हो गए? 1 2 3 तो केंद्रक इसी के हो गए, 3 इसके हो गए, 6 और 2 यहाँ पे हैं, 7 8। तो ये व्यवस्थापन केंद्रक का कैसा होगा ये भी आपसे पूछा गया है, तो आपको लिखना है केंद्रक व्यवस्थापन, केंद्रक व्यवस्थापन। तो बच्चों केंद्रक व्यवस्थापन जो है वो यहाँ पर कैसा होगा? 3 2 3, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा जो है एक पोलर न्यूक्लियाई, इसको अंडरलाइन करके नीट डाल दीजिएगा, ये नीट में आया हुआ है। व्यवस्थापन क्या होगा? दूसरा बच्चों पूछा गया है छोटी, मतलब एक स्टेटमेंट करेक्ट करना था और करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। उसमें आपको दिया था कि एक छोटी केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है, तो छोटी नहीं होती है बल्कि ये सबसे बड़ी होती है। यहाँ नीट डाल दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी अंड उपकरण तो आपको नाम देखना ही देखना। सबका गुणिता स्तर बच्चों पूछा जाता है। गुणिता स्तर एंटीपोडल का आपसे पूछा गया क्या होता है? यहाँ पे ये वाला, यहाँ डाल दीजिएगा नीट। और कितने कोशिकीय कितने केंद्र की संरचना होती है, इसको आपको कहना है यहाँ पर 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश, केंद्रकीय भ्रूणकोश या मादा गैमेटोफाइट। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो बच्चों इसको भी अंडरलाइन करके यहाँ पर और इसमें डाल दीजिए नीट। ये तो पूरी संरचना हो गई फीमेल गैमेटोफाइट की। अब आप देखिएगा आपको मोस्टली क्वेश्चन बच्चों यहीं से मिलेंगे। कितने पॉइंट्स पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्या इसका गुणिता स्तर है, कौन सा हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है, मियोसिस के पश्चात सब हैप्लॉइड होंगे, उसके पहले क्या होंगे? द्विगुणित या डिप्लॉइड। ये संरचना है और इन पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों मैंने कहा था सबसे पहले इसमें जननांगों का विकास होगा, उसके बाद बीजाणु जनन और युग्मक जनन। यही सीक्वेंस आप यहाँ फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसमें पॉलिनेशन, परागण। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।